हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ठीक, तो साइंस पोर्शन में हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री का अच्छी तरह से क्विक रिवीजन कर लिए हैं। अब बायोलॉजी का क्विक रिवीजन चालू करने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ सजेशन दीजिए कि मतलब कैसा रिवीजन सही से करवा पा रहे हैं या कुछ कहीं पे और इम्प्रूव करना है, हमें इस तरह से और बताना चाहिए क्विक रिवीजन में। तो जरूर हम करेंगे, आप जैसे बोलेंगे वैसे। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो ठीक, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपना राय दे। ठीक, तो चलिए चालू करते बिना कुछ देर किए हुए। चलिए, जीव विज्ञान की शाखा और उनके उप शाखा के बारे में पूछा जाता है। जैसे पहले ये बता देंगे तो आपको ये स्लाइड को समझाने में और आपको समझने में आसानी होगी, और दिमाग आप ज्यादा सीरियस लेंगे तब जब इससे क्वेश्चन बनता होगा। तो अगर आप क्वेश्चन बना रहे होंगे तो आप सुने होंगे कि तुम निम्नलिखित में विचार कीजिए, त्वचा एवं उसके रोगों को अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, सर्पों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, ऐसी करके पूछा जाता है। अगर आप क्वेश्चन घटना चक्र बना रहे होंगे या फिर के क्वेश्चन बनाए होंगे तो आपको उससे आइडिया लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए इसके जीव विज्ञान की शाखाओं के को लेकर है। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मत्स्य की संरचना एवं उसके कायिक प्रबंधन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता, बताइए। पूछता है कि नहीं भारत, पूछता है भारत में, पूछता है कि नहीं बीबीएससी, बताइए। तो देखिए, त्वचा एवं इसके रोगों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो डर्मेटोलॉजी। ठीक, और सर्पों के अध्ययन को ये सर्पेटोलॉजी। ये तो आसानी हुआ, त्वचा वाला थोड़ा लग रहा है, मतलब ये सर्प, मतलब यहाँ पे सर्पटोलॉजी दे ही दिया तो अनुमान लगाना आसान होगा। तो ये नहीं, जो अनुमान लगाना आसान होगा जो नाम, तो वो तो नहीं पूछेगा एग्जामिनर। जो कठिनाई हो वही एग्जामिनर के मन में, हाँ ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये बच्चा भूल गया हो या भूल सकता है। ये देखिए, यहाँ पक्षियों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो ऑर्निथोलॉजी। ठीक, ऑर्निथोलॉजी। और ये देखिए, कीटों के अध्ययन को क्या कहेंगे, एंटमोलॉजी। और चींटियों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो मिरमेकोलॉजी। ठीक, और मत्स्य की संरचना और उसके काई के बारे में अध्ययन करेंगे, उस अध्ययन के विज्ञान को क्या कहेंगे, तो ये देखिए इक्थियोलॉजी। ठीक, और विषाणु के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो वायरोलॉजी। तो वायरस, तो ये तो विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहेंगे। तो ये तो आसान लग रहा है कि हम अनुमान लगा के, नहीं पता भी रहेगा फिर भी अनुमान लगा के बना सकता है। तो ये शायद ही पूछेगा, अगर उसमें टर्म में आए तो आपको आसानी होगी एलिमिनेट करने में, है कि नहीं। ये देखिए, रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारकों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो ये पैथोलॉजी कहेंगे इसके अध्ययन को। ये देखिए, पादप जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो ये पैलियोबोटनी कहेंगे, पैलियोबोटनी साइंस कहेंगे इसे। ठीक, विभिन्न प्रकार के जंतुओं के विस्तृत अध्ययन को क्या कहेंगे, तो जियोलॉजी कहेंगे। और मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो ये इथोलॉजी कहेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे ये। एक आप सरसरी निगाह से एक बार स्लाइड को जरूर देखिएगा। हम बोल रहे तो आप सुन तो रहे ही होंगे, लेकिन एक बार सरसरी निगाह से जरूर स्लाइड पे ध्यान दीजिएगा कि अगर इस स्लाइड से अगर एक भी क्वेश्चन अगर बन रहा है, अगर ऐसे इसके अध्ययन वाला क्वेश्चन पूछा तो जरूर पूछेगा, क्योंकि जितने अध्ययन बन रहे थे वो सारे अध्ययन वाले क्वेश्चन इसमें अपलोड है। ठीक, ये देखिए, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ के संबंध का अध्ययन करेंगे ना, उस विज्ञान को क्या कहेंगे, तो बायोनोमिक्स कहेंगे। ठीक, और अस्थियों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो ये तो पूछा, ये तो जरूर घटना चक्र में देखे होंगे, तो एस्टियोलॉजी कहेंगे अस्थियों के अध्ययन को। ठीक, और एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से, ये देखिए जिस कितना बड़ा सेंटेंस लिखा है, ये सब जरूर पूछेगा। मतलब जितना घुमा सकता है कोई, जितना बड़ा कर सकता है, क्योंकि उसमें बालक का टाइम भी किल करेगा एग्जामिनर। मतलब क्वेश्चन इतना बड़ा इसलिए क्योंकि उसका टाइम भी किल हो। टाइम मैनेजमेंट भी एक जरूरी होता है प्रीलिम्स के एग्जाम में, तो वो भी ध्यान रखेंगे जब टेस्ट लगाते हैं, तो उसको भी ध्यान रखिए। देखिए, एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय व मूत्राशय की थैलियों में स्थित पथरी को तोड़ के इलाज किया जाता है, इस विज्ञान के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो लिथोट्रिप्सी।
जीव सीखेंगे, ठीक। और ये देखिए जीव विज्ञान से संबंधित शब्दावली पूछे जाते हैं, ये एपीकल्चर, सेरिकल्चर है कि नहीं, ऐसे करके पूछे जाते हैं कि नहीं क्वेश्चन। तो सजावट के लिए काम में आने वाली पुष्पों के अध्ययन वाली कल्चर को क्या कहेंगे, तो फ्लोरिकल्चर कहेंगे। तो ये तो याद रहेगा, याद जरूर रखिएगा, एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। अगर आप कोई दोस्त बोला भाई स्क्रीनशॉट भी लेना होता है तो कोई ना, आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर आप क्लिक करके आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वैसे अगर चाहे तो अच्छा स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वैसे अगर आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। देखिए सेरिकल्चर, रेशम, एक मिनट भाई कहाँ भाग रहा है, तो हाँ, कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट के पालन के कल्चर को क्या कहेंगे, तो सेरिकल्चर कहेंगे, ठीक। और मधुमक्खी पालन के कल्चर को क्या कहेंगे, तो एपी कल्चर कहेंगे, ठीक। अंगूर की खेती की जाती है, वो कौन से कल्चर कहलाते हैं, तो ये बीटी कल्चर कहलाते हैं, ठीक। अंगूर की खेती करने की कल्चर बीटी कल्चर। कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन करने वाले कल्चर क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू मतलब उत्तक, तो उत्तक संवर्धन, तो ये आसान हुआ कि नहीं। ये देखिए फल, सब्जियां तथा उद्यान पादपों का संवर्धन वाले कल्चर को क्या कहेंगे, तो ये हॉर्टिकल्चर कहेंगे, ठीक। ये ध्यान रखें। वन्य वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन कौन से कल्चर कहलाएंगे, तो सेल्वी कल्चर कहलाएगा, ठीक। ध्यान रखें, सेल्वी कल्चर। अब देखिए विषाणु वायरस के बारे में जानते हैं। विषाणु अति सूक्ष्म अकोशिकीय विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण है जो जीवित परपोषी के अंदर रहकर जनन करते हैं, ठीक। विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने किया, ठीक। कब, तो 1892 ईस्वी में। और 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोजैक रोग के कारण की खोज करते समय की गई। मतलब मोजैक रोग के कारण की खोज करते समय विषाणु की खोज की गई इवानोवस्की के द्वारा। तो ये पूछा जा सकता है कि किस रोग के कारण खोज करते समय विषाणु का खोज हुआ, तो ये मोजैक रोग के कारण, ठीक। जो तंबाकू की पत्ती में मोजैक रोग के कारण रोग हुआ था, ठीक। ये देखिए विषाणु को सिर्फ किसके माध्यम से देखा जा सकता है, केवल इलेक्ट्रो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है, ठीक। हमारे आसपास भी कितने विषाणु होंगे, बट इसे हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। मेरे हाथ पे भी, आप अपने हाथ पे भी देखिए तो मतलब विषाणु होंगे, बट वो ये यंत्र के माध्यम से ही देखा जा सकता है, ठीक। विषाणुओं से पौधे में होने वाले रोग अगर देखें, एक मिनट, ये देखिए विषाणुओं से पौधों में होने वाले रोग देखें तो तंबाकू के पत्तियों में मोजैक रोग इसके कारण ही विषाणु के बारे में पता चला था, मतलब पहली बार खोज किया गया था, है कि नहीं। और यहाँ देखिए आलू में मोजैक रोग, मंकी टॉप ऑफ बनाना, केला की पत्तियों में रोग विषाणु के कारण होता है, ठीक। और विषाणुओं द्वारा मनुष्य में होने वाले रोग, तो पूछा जाता है कि नहीं, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित और विचार कीजिए इनमें से कौन से विषाणु से होने वाले रोग नहीं है, असत्य है, ऐसे करके पूछे जाते हैं, है कि नहीं। तो यहां देखें तो चेचक विषाणु के कारण होता है, पीत, ज्वर, ठीक, जो विषाणु से होता है। और विषाणु के कौन से वायरस से होता है, तो अरोबो वायरस से होता है पीत, ज्वर, ठीक। किस वायरस से होता है, तो ये भी ध्यान रख लेते हैं, ठीक। अब पोलियो देखें, अगर पोलियो भी विषाणु के द्वारा होता है, और ये किस वायरस के कारण होता है, तो निस्पंदी वायरस के कारण होता है। खसरा देखे तो ये मोरबेली वायरस के कारण होता है। गल सुआ रोग देखें, एक मिनट पर, गल सुआ रोग देखें तो ये मम्पस वायरस के कारण होता है, ठीक। और ये रेबीज कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है, तो ये
फोबिया वायरस के कारण होता है। और ये मस्तिष्क शोध वाला रोग भी विषाणु के कारण होता है। हर्पीज हर्पीज वायरस के कारण होता है। और ये देखिए इन्फ्लुएंजा रोग विषाणु के कारण। और कौन सा विषाणु है? तो ये आर्थो मिक्सो की वायरस के कारण होता है। ठीक, ट्राइकोमा विषाणु के द्वारा होता है। डेंगू ज्वर ये विषाणु के कारण होता है। एड्स HIV वायरस के कारण होता है, ये भी विषाणु के द्वारा होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ एक देख लेते हैं कोशिका साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक, तो यहाँ लवक के बारे में बात किया जा रहा था। एक मिनट दिखा दे रहा आप। लवक कवक के बारे में बात किया जा रहा था, तो हम सोचे ये भी साथ में कोशिका द्रव्य के बारे में ही बात कर लिया जाए। तो कोशिका द्रव्य के बारे में अगर बात किया जाए तो ये देखिए दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त और झिल्ली रहित। झिल्ली रहित, एकल झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त। तो आपसे यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है? माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एक ऑप्शन होगा, या लवक उसमें एक ऑप्शन होगा। ठीक, और एकल झिल्ली युक्त संरचना कौन सी है? झिल्ली रहित संरचना कौन सी है? तो देख लेते हैं कि झिल्ली दोहरी झिल्ली युक्त संरचना के बारे में बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड लवक है ना, वो दोहरी झिल्ली युक्त है। और एकल झिल्ली युक्त देख ले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। ठीक, ये एकल झिल्ली युक्त है। और झिल्ली रहित देखे तो राइबोसोम और सेंट्रोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख ले तो इसे थोड़ा बड़ा कर देता कि आपको दिख सके। दिख रहा है ना? बताना भाई। देखिए अगर इसके ये माइटोकॉन्ड्रिया ये तो पता ही होगा, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक, और इसके कार्य देखें तो ये खाद्य पदार्थों के विघटन से ऊर्जा उपलब्ध कराता है। ठीक, और ये ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भी ऊर्जा उपलब्ध कराता है। ठीक, कोशिकीय शोषण से ऊर्जा उपलब्ध कराता है। ATP का निर्माण होता है इसमें। ठीक, माइटोकॉन्ड्रियम, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक, और यहां पे देखें तो एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। ठीक, तो ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो एटीपी को। ठीक, यह रासायनिक ऊर्जा स्वरूप है जो सभी जीवों को ऊर्जा उपलब्ध कराता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। ये स्लाइड पिक्चर के लिए क्लिक किए थे क्योंकि पिक्चर इस पे सही से बना हुआ है। ठीक, तो आपको दिखाते हैं। तो एक मिनट रुक जाए। ये देखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा भाग द्रव रहता है? तो मैट्रिक्स। ठीक, ध्यान रखेंगे। और यहां देखिए ये पढ़ेंगे, इसके बाद ये मैप देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जिसे mDNA कहेंगे और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। ठीक, तो किसके कारण अर्ध स्वायत्त कोशिकांग हुआ? तो mDNA और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। ठीक, और ये देखिए कोशिकीय शोषण क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक झिल्ली पर संपादित होता है। तो कोशिकीय शोषण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली पे संपादित होता है या आंतरिक झिल्ली पे? तो ये आंतरिक झिल्ली पे। और आंतरिक झिल्ली में कहां पे? तो क्रेस्टी और ऑक्सीसोम में होता है। ठीक, ये दोनों मिलकर ये आंतरिक झिल्ली का निर्माण करता है। तब ये पिक्चर देखिए, अब बेहतर समझ में आएगा। ये दोहरी झिल्ली युक्त इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल, इसीलिए दोनों मिलकर दोहरी झिल्ली युक्त का निर्माण करता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हुआ, ये राइबोसोम, इसके उपस्थिति के कारण ये अर्ध कोशिकांग है ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, और इस पे कोशिकीय शोषण होता है। ठीक, और ये दोनों मिलाकर ऑक्सीसोम और क्रिस्टी दोनों को मिला दे इसी पार्टिकल पे कोशिकीय शोषण होता है। ठीक, आंतरिक झिल्ली है ना कि बाहरी झिल्ली। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। और यहां पे देखें लवक प्लास्टिड के बारे में बात करें तो लवक के बारे में, तो इसके प्रकार देखें तो हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक में इसे बांटा गया। तो हरित लवक देखें तो हरित लवक जिसे इंग्लिश में अंग्रेजी में देखें तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्लोरोफिल पर्णहरित की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरित लवक में। ठीक, और इसमें भी कहां पे होता है?
वो भी देखेंगे पिक्चर के माध्यम से, ठीक। और वर्णी लवक देखे तो वर्णी लवक पीला एवं नारंगी प्लस लाल, ठीक। तो पीला पीला कलर को पीला कलर एंजोथोफिल के कारण पीला कलर होता है, ठीक, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। और नारंगी प्लस लाल कैरोटीन के कारण होता है, जो फलों के रंगों को प्रदान करने में सहायक है। तो फलों के रंगों को प्रदान कर कैरोटीन और प्रकाश संश्लेषण में सहायक जैंथोफिल, ठीक, ध्यान रखेंगे। अवर्णील लवक ल्यूकोप्लास्ट, ये वर्णील लवक क्रोमोप्लास्ट, ठीक। तो इंग्लिश में भी याद रखेंगे क्योंकि साइंस का अधिकतर क्वेश्चन आप देखते होंगे तो इंग्लिश शब्द का ज्यादा प्रयोग रहता है, तो इसीलिए इंग्लिश भी ध्यान रखिए। तो अवर्णील लवक दे देगा तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये रंगहीन ही होगा, है कि नहीं। वही ल्यूकोप्लास्ट दे देगा तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, याद आएगा तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको शायद लगता है अवर्णील लवक पूछेगा तो एग्जामिनर उतना तो चाहेगा कि बच्चा कंफ्यूज जरूर हो क्वेश्चन देखकर, तो वहां ल्यूकोप्लास्ट जरूर पूछेगा, ना कि वर्णील लवक। क्योंकि अवर्णील लवक पूछेगा तो वो समझ जाएगा, कोई भी आदमी समझ जाएगा कि रंगहीन ही है, अवर्णी वर्णी अवर्णी अमाने नहीं, तो रंगहीन, तो इसमें रंजक अनुपस्थित होता है। और यहाँ पे देखें तो भोजन का संग्रहण होता है, जैसे आलू में स्टार्च, ठीक। यहाँ देखिए कैरोटीन मानव लीवर में पहुंचकर विटामिन ए और रेटिनॉल में बदल जाता है। तो जो कैरोटीन होता है वो मानव लीवर में यकृत में पहुंचकर क्या बनाता है, तो पूछा जा सकता है क्या बनाता है, तो विटामिन ए और रेटिनॉल में बदल जाता है, ठीक। और यहाँ देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, ठीक, जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका। तो कौन सी धातु पाया जाता है क्लोरोफिल में, तो मैग्नीशियम, ठीक, जो प्रकाश के अवशोषण का कार्य करता है, ठीक। तो ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है, ठीक, ये तो ध्यान ये पता है। और याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का दर भाग कौन था, तो मैट्रिक्स था। और वहीं देखें लवक का कौन सा स्ट्रोमा दर भाग है, ठीक। और ये रंजक जो है क्लोरोफिल या ये कहाँ पाया जाता है लवक में, तो गरेना थैलाकॉइड पे ये रंजक पाया जाता है, ठीक। और ये भी डीएनए और राइबोसोम के कारण ये भी स्वायत्त कोशिकांग है, ठीक, ध्यान रखें लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। एक मिनट बाद ये देखिए एकल झिल्ली युक्त संरचना, एकल झिल्ली युक्त संरचना देखिए तो क्या था, गोल्जी बॉडी, ये रेटिकुलम वाला और लाइसोसोम, ठीक। एक मिनट, इंडोप्लास्टिक रेटिकुलम था, इंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, ठीक, जिसे अंतःप्रदब जालिका कहते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए अंतःप्रदब जालिका के बारे में अगर जाने तो इसे दो भाग में बांटा गया, ठीक। दो, ये चिकनी अंतःप्रदब जालिका और खुरदरी प्रदब जालिका। तो जहां पे वसा का संश्लेषण होता है वो चिकनी अंतःप्रदब जालिका कहलाएगा, ठीक। और जहां पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है उसे खुरदरी एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम कहा जाएगा, ठीक। तो वसा, तो ध्यान रखेंगे चिकना मतलब वसा चिकना होता है ना, तो चिकना वसा, तो वसा कितना चिकना होता है, तो चिकनी अंतःप्रदब जालिका में किसका संश्लेषण होता है, तो वसा का, ये पूछा जाता है, ठीक। तो यही याद रखेंगे। और इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, तो केंद्रक झिल्ली से होती है अंतःप्रदब जालिका। और इसे दो भागों में देख लीजिए, चिकनी और खुरदरी में खुरदरी प्रोटीन का संश्लेषण करता है और वसा चिकनी रेटिकुलम अंतःप्रदब जालिका वसा का संश्लेषण करता है। और ये देखिए अंतःप्रदब जालिका कोशिका में परिवहन व्यवस्था का निर्माण करता है। तो परिवहन व्यवस्था का निर्माण करने का कार्य किसका है, तो अंतःप्रदब जालिका का, ठीक। इसके कार्य निर्माण पूछे क्या करता, तो ऐसे करके पूछा जा सकता है। और गोल्जी बॉडी की उत्पत्ति कहां से होती है, तो अंतःप्रदब जालिका से होती है, जिसका मुख्य कार्य देखें तो प्रोटीन का संग्रहण करना, बदलाव करना, पैकेजिंग करना, स्राव करना, ठीक। ये गोल्जी बॉडी का कार्य हुआ, इसका बदलाव करना, पैकेजिंग करना और स्राव करना, ठीक। किसका काम, तो गोल्जी बॉडी का काम। इसके कार्य पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, इसलिए अगर क्वेश्चन अगर आप बना रहे होंगे और देख रहे होंगे तो पूछे गए हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे आप। और गोल्जी बॉडी देखें तो कोशिका का मुख्य स्रावी अंग है, ठीक। यही तो इस सबको स्राव करता है, देखें, और स्राव का कार्य करता है, ठीक। तो स्रावी अंग देखें कोशिका का, तो गोल्जी बॉडी,
और लाइसोसोम की उत्पत्ति देखें तो ये गोल्जी बॉडी से होती है। ठीक, जो लाइसोसोम सामान्यतः पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो इससे क्या पूछा जा सकता है? केवल लाइसोसोम जंतु कोशिका में ही पाया जा सकता है। केवल लाइसोसोम जंतु कोशिका में ही पाया जा सकता है। केवल, ध्यान रखेंगे, पादप कोशिकाओं में ही अनुपस्थित होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक, लाइसोसोम में अत्यंत शक्तिशाली एंजाइम पाया जाता है जो कोशिका में उपस्थित पदार्थों को विघटन कर नष्ट कर दे सकता है या संपूर्ण कोशिका को नष्ट कर सकता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक, इसीलिए इसे आत्महत्या की क्या कहा जाता है? थैली कहा जाता है। ठीक, किसकी थैली? तो पैसे की थैली नहीं भाई, आत्महत्या की थैली। ठीक, तो इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसे? लाइसोसोम को। और ये देखिए भाई, लाइसोसोम सब कोशिका को नष्ट करता है? तो नहीं भाई, देखो, सिर्फ खराब और संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करता है। सिर्फ, इसको अंडरलाइन करिए, इसको ध्यान रखिए, फोकस इस पे, ये याद रहनी चाहिए। सिर्फ, केवल, वहां मतलब अधिकतर क्वेश्चन तो सिर्फ केवल वाले में गलत ही होता है, लेकिन इसके मतलब अब बात शुरू, अगर ये सही हो रहा है तो इसे एक एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि बच्चे के माइंड में फिर ये हो जाता है कि सर भी बताते हैं, हम लोग को भी सर बताए थे कि केवल अधिकतर हो, केवल सिर्फ, जहां भी अधिकतर हो वो गलत ही होता है, लेकिन अधिकतर गलत होता है, लेकिन अब बात स्वरूप तो सही होता है। तो अब बात स्वरूप याद रखेंगे। ठीक, इसकी सर्वाधिक संख्या देखें WBC में पाई जाती है। ठीक, इसका महत्वपूर्ण कार्य देखें तो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना है। ठीक, तो ये अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों का पाचन का कार्य भी करता है लाइसोसोम। ठीक, अब कवक के, तो हरित कवक देखें तो कवक हरित लवक रहित, संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा है। ठीक, पर्णहरित विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। तो पर्णहरित विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। इनमें संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में संचित भोजन रहता है कवक में। ठीक, और इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। ठीक, और ये ग्लाइकोजेन, आप बताइए, हम तो बताएंगे, आप बताइए कि अपने शरीर में जो भोजन संचित रहती है पाचन के बाद, तो वो किस किस रूप में होती है? मैं ये आपको मतलब हिंट दे देता हूं कि तीन रूप में संचित रहता है। ठीक, 3 रूप में संचित रहता है। तो वो 3 रूप में कैसे संचित रहता है आप वो बताएंगे। नाम बताइए तीनों कमेंट सेक्शन में जरूर। ठीक, अब ये देखिए कवक से होने वाले रोग, तो जंतुओं में और पौधों में। तो पहले देख लेते हैं किसमें? पौधों में देख लेते हैं कवक से होने वाले रोग। सरसों का सफेद कीट रोग होना, ये कवक के कारण होता है। ठीक, मूंगफली का टीका रोग होना कवक के कारण। आलू का उत्तर भाव अंगमारी रोग होना कवक के कारण होता है। ठीक, गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण? तो कवक के कारण। आलू का अंगमारी रोग कवक के कारण। सेब के फल का सड़ना कवक के कारण। गेहूं का लाल रस्ट होना कवक के कारण। बाजरे का अरगौट होना, तो ये कवक के कारण। गेहूं का ढीला अस्मट होना, ये भी किसके कारण? तो पौधे के कारण। ठीक, अंगूर का पाउडर मिल्ड्यू होना किसके कारण? तो कवक के कारण। ठीक, ये रोग है इसके, तो किसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है? कवक के कारण। राई का गॉट रोग होना, ये रोग किसके कारण? तो कवक के कारण। ठीक, अब देखते हैं भाई जंतु में। तो अपना काम है डिवीजन करना। अगर पौधे में भी पूछ ले, अगर ऐसे करके पूछे कि ये तो नहीं पूछेगा कि ये पौधे में या जंतु में होने वाले रोग, क्योंकि यहाँ पे पता चल जाता है कि पौधा या जंतु में, लेकिन ऐसे पूछ सकता है कि विषाणु के कारण होने वाले रोग है या कवक के कारण होने वाले रोग है, या ऐसे करके पूछ सकता है। ठीक, तो जंतु में देख लेते हैं फेफड़े का रोग, जिसे क्या कहते हैं? एस्पेरजिलोसिस कहते हैं फेफड़े के रोग को। इस किसके कारण होता है? तो कवक के कारण। और दांत खुजली जो होता है ये भी कवक के कारण होता है। और मेनिंजाइटिस किसके कारण होता है? तो ये भी कवक के कारण होता है। और
हिप्टाजोमोसिस किसके कारण होता है? तो ये भी कवक के कारण होता है। ये जंतुओं में होने वाला रोग है। ठीक, ये देखिए ओनिको माइकोसिस नामक रोग किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होने वाला रोग है। ठीक, ध्यान रखें। दम्मा, गंजापन और खाज इसी कारण तो कवक के कारण होने वाला ये रोग है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब जीवाणु के बारे में देख लीजिए। जीवाणु, तो जीवाणु हरित लवक रहित, कवक भी हरित लवक रहित, एक कोशिकीय और या बहुकोश के प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक, इनकी कोशिका विधि का रासायनिक संगठन और पौधे की कोशिका की रासायनिक संगठन से बिल्कुल भिन्न होता है जीवाणु। ठीक, और हानिकारक जीवाणु तो देखेंगे ही, लेकिन जीवाणु कुछ लाभदायक भी होते हैं। जैसे दूध से दही बनाने में जो कारगर होता है, वो भी तो जीवाणु के कारण ना दूध से दही जमता है। तो ये भी तो ये तो लाभदायक जीवाणु हुआ हमारे लिए, है कि नहीं? तो और राइजोबियम जीवाणु के कारण भूमि की उर्वरता में वृद्धि हेतु दलहनी फसलों में गांठों में पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु के कारण ही नाइट्रोजनीकरण के कारण पौधे को नाइट्रोजन मिलता है, राइजोबियम जीवाणु के कारण ही। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि लाभदायक जीवाणु पूछते निम्नलिखित में विचार कीजिए, इनमें से कौन से लाभदायक जीवाणु नहीं है? और 4 ऑप्शन लाभदायक जीवाणु को, और एक ऑप्शन बीबीएस का फेवरेट ऑप्शन ई होता है। ई ऑप्शन में हो कि ई में ऑप्शन में दिया हो कि नहीं, मतलब कोई अलग ऑप्शन दिया हो, तो वो याद रखेंगे। ठीक, लैक्टोबाइसिलस देखें तो ये दूध से दही बनाने में कारगर जीवाणु होता है। और सिरका निर्माण में देखें तो ये एसेटी बैक्टर एसीटी ये जीवाणु होता है जो सिरका के निर्माण में सहायक होता है। और यहाँ देखिए चाय की पत्तियों में क्यूरिंग के लिए कौन से जीवाणु सहायक होते हैं? तो माइकोकोकस कोंडिलाइस। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब हानिकारक जीवाणु के बारे में बात करें तो भोजन को विषाक्त बनाते हैं कौन से जीवाणु होते हैं? वो तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। ठीक, ध्यान रखेंगे कि हानिकारक जीवाणु में एक ऑप्शन ये दे दे, तो यहां ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक, पूछा जा सकता है कि नहीं? जीवाणुओं से पौधों में होने वाले रोग, तो ये देख लेते हैं पौधों में होने वाले रोग। इसके बाद देख लेंगे जीवाणु से होने वाले पशुओं में होने वाले रोग। ठीक, जीवाणुओं से पौधों में होने वाले रोग, तो सेब का अग्नि निर्जा रोग होना। ठीक, तो वहां देखिए कवक से भी हो रहा था सेब में रोग। ठीक, वहां देख लीजिए विषाणु में भी हो रहा था, तो याद रखेंगे ये बात। ठीक, चावल का अंगमारी रोग, यहाँ देखिए वही गेहूं का अंगमारी रोग किसके कारण हो रहा था? तो कवक के कारण होता है। वही चावल का अंगमारी रोग किस कारण हो रहा है? तो जीवाणु के कारण हो रहा है। ठीक, और आलू का सैथिल रोग होना जीवाणु के कारण होता है। नींबू में कैंसर रोग होना ये जीवाणु के कारण होता है। हाँ जी, कैंसर रोग नहीं भाई, कैंकर रोग है। ठीक, कैंकर रोग है। ठीक, हमको लगा कैंसर लिखा हुआ है, तो हमको लगा इन लोगों को मतलब फल फूल को कैसे कैंसर हो रहा है भाई? अरे ये कैंकर रोग लिखा हुआ है। ठीक, सॉरी भाई, नींबू का कैंकर रोग। ठीक, गेहूं का टुंडू रोग किसके कारण? तो जीवाणु के कारण। फलों का करोन गॉल रोग होना फलों में, तो ये जीवाणु के कारण होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। यहां देखिए जीवाणुओं से पशुओं में होने वाले रोग। भेड़ में क्या होता है? तो क्या कौन सा रोग होता है? तो एंथ्रैक्स रोग, भेड़ में एंथ्रैक्स रोग होता है। ठीक, कौन सा रोग होता है? तो एंथ्रैक्स रोग भेड़ में होता है। ठीक, और यहां देख ले जानवरों का काला पैर रोग, जीवाणुओं में काला पैर रोग देखें जानवरों में, तो जीवाणु के कारण ही होता है ये। ठीक, तो ये बात आप याद रखें। और जीवाणु द्वारा मानव में होने वाले रोग, सबसे जरूरी बात तो मानव वाला रोग पढ़ना है ना भाई, पूछेगा तो ये इसे थोड़ा बड़ा कर दे ताकि आपको दिख सके सही से। दिख रहा है? देखिएगा कैसे ने भाई, बड़ा किए हैं, दिखना तो चाहिए ना, तब तो बेदर कर पाएंगे, है कि नहीं? ये देखिए, अब देखिए क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के कारण कौन सा होता है? टिटनस। ठीक, काली खांसी रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो
हेमोफिस, हेमोफिस पर टूसिस के कारण होता है, ठीक। और तपेदिक रोग कौन किसके कारण होता है, कौन से जीवाणु के कारण, तो ये ट्यूबरक्लोसिस, ध्यान ट्यूबरक्लोसिस ये ऑप्शन में दिया रहता है, तो ये आंसर अधिकतर यही दिया रहता है और पूछा अधिकतर यही जाता है, तो ये तो रहता ही है अधिकतर पूछे जाने वाला। बट याद रखेंगे आप, ये माइकोबैक्टीरियम के कारण भी होता है, ठीक। हाइजा देखें तो ये विब्रियो कालेरी जीवाणु के कारण ये रोग होता है, ठीक। और डिप्थीरिया रोग देखिए किस जीवाणु के कारण होता है, तो कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण ये डिप्थीरिया रोग होता है, ठीक। और बाइसिलस पेस्टिस के कारण कौन सा रोग होता है, तो प्लेग। और यहाँ देखिए डिप्लोकोकस निमोनी के कारण कौन सा रोग होता है, तो निमोनिया। तो ये निमोनी तो नहीं देखा, यहाँ देखा डिप्लोकोकस। तो यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जीवाणुओं द्वारा मानव में होने वाले रोग, और एक साइड जीवाणु एक साइड रोग, और निम्नलिखित विचार इनमें से कौन से असत्य है, असत्य है मतलब गलत पूछा जा रहा है। आप अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आप देखें तो साइड में वहां लिख ले गलत, ठीक। तो मतलब क्योंकि स्पीड में क्योंकि टाइम वहां स्पीड में तो क्वेश्चन तो बनाना नहीं चाहिए, आराम से बनाना चाहिए, बट वहां सोचते वक्त ना वो असत्य सत्य मतलब वहां माइंड में कंफ्यूजन होता रहा, तो वहां अब पिन से लिख लीजिए गलत है, गलत पूछ रहा है, असत्य है, ठीक। साल्मोनेला टाइफी देखें, इसके कारण कौन सा रोग होता है, टाइफाइड होता है, ठीक। और यहां देखें, और ये देखिए कुष्ठ या कोड रोग कौन से जीवाणु के कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है, ठीक। तो ये जानेंगे। और अब देखिए साइनोबैक्टीरियम नीलहरित शैवाल के बारे में, तो साइनोबैक्टीरियम नीलहरित शैवाल, तो नीलहरित शैवाल भी एक प्रकार का जीवाणु होता है, इन्हें साइनोबैक्टीरियम के नाम से जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया को पृथ्वी पर सफलतम जीव धारियों के समूह के रूप में माना जाता है। तो किस जीवाणु, एक प्रकार का जीवाणु, तो किस जीवाणु को पृथ्वी का सफलतम जीव धारियों का समूह माना जाता है, तो साइनोबैक्टीरिया को, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए लाल सागर का लाल रंग कौन से साइनोबैक्टीरिया के कारण होता है, तो ट्राइकोडोस्थियम एरीथ्रियम के कारण होता है, ठीक। ये नाम याद रखेंगे। अब लाइकेन के बारे में आप सुने होंगे कि क्या कहते हैं, ये प्रदूषण, जहां भी प्रदूषण होगा ये वहां पे नहीं होगा, तो ये एक तरह से प्रदूषण सूचक के रूप में भी ये लाइकेन काम करता है। तो ये देख लेते हैं, लाइकेन थाइलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है, ठीक। ये थाइलोफाइटा रिवीजन करेंगे वो भी। लाइकेन थाइलोफाइटा प्रकार की वनस्पति जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बना है, कवक शैवाल दोनों से मिलकर बना लाइकेन, ठीक। इसमें कवक शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी के रूप में, ठीक, दोनों अपना लाभ हानि साझा करता है, ठीक। लाइकेन वायु प्रदूषण का संकेतक है, ठीक, जो बोले हैं। जहां वायु प्रदूषण अधिक होगा वहां लाइकेन नहीं उगते हैं, तो इसका मतलब प्रदूषण है वहां, तो समझ जाना जहां लाइकेन की पौधा ना दिखे वहां भाई प्रदूषण है। जैसे दिल्ली में लाइकेन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये प्रदूषण का मेन अड्डा है, यहाँ प्रदूषण के कारण क्लासेस बंद कर दी जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि प्रदूषण की स्थिति क्या है दिल्ली में। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहेंगे, तो कॉर्टिकोल्स कहेंगे, ठीक। और खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहेंगे, तो सैक्सिकोल्स कहेंगे, ठीक, सैक्सिकोल्स कहेंगे। तो खाली चट्टानों पर सैक्सिकोल्स, और छालों पर, पेड़ के छालों पर उगने वाले कॉर्टिकोल्स, ठीक, ध्यान रखेंगे। अब पादपों का वर्गीकरण वही थाइलोफाइटा के बारे में बात करें, वो अब देख लेते हैं, ठीक। दिख रहा है ना भाई आप लोगों को, बताना भाई, ठीक। आप लोग नहीं बता रहे हो भाई कुछ कि मतलब करंट अफेयर्स के बारे में, कि करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवाया जाए, शायद ज्यादा संभावना है कि डेट बढ़ेगी, ठीक। इस बार पता है मतलब 10 दिन में लगभग 3.3 लाख बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, तो सोचो कितने बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं,
और शायद बोला जा रहा है कि शायद संभावना है कि 12 या 14 दिसंबर को पेपर होगा। तो देखो अगर ऐसा बात है तब सही, कोई दिक्कत तो है नहीं, दिक्कत वाली बात। और रिवीजन के लिए और ज्यादा टाइम मिल जाएगा, वैसे टेंशन तो बना ही रहता है जब तक कि पेपर ना हो जाए। ठीक, तो उस सबको दरकिनार करते हुए बस रिवीजन पे फोकस करिए। ठीक, देखिए पादपों का वर्गीकरण, इसे 5 फाइलम में या डिवीजन में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, तो थैलोफाइटा, ब्रावोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक, तो थैलोफाइटा के बारे में जाने, तो ये इसका क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी बताएंगे। इसके बाद ये पढ़ने में आपकी दिलचस्पी जगेगी, नहीं तो आपको लगेगा क्या थैलोफाइटा ब्रावोफाइटा पढ़ा रहा है। तब दिलचस्पी जगेगी जब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तब। देखो शैवाल प्लस कवक, ठीक, थैलोफाइटा, जड़ तने, जड़ तने पत्ते, जड़ तने पत्ते दिख रहे होंगे, नहीं तो बड़ा कर देते, कोई दिक्कत नहीं। ये थैलोफाइटा का, ठीक दिख रहा है। थैलोफाइटा में जड़ तने और पत्ते की संरचना नहीं होती, ये इसकी विशेषता हो गई। तो विशेषता के आधार पर क्वेश्चन बनाया जाता है। निम्नलिखित में विचार कीजिए, कौन से कौन से थैलोफाइटा के विशेषताएं हैं या नहीं है। ठीक, इसके शरीर को थाइलस कहा जाता है। ठीक, और शैवाल जैव ईंधन और पोषण का विकल्प है। ठीक, अब देखिए ब्रायोफाइटा के बारे में एग्जाम्पल अगर देखो तो मोसिस, लीवर, ओवर्स, इसमें जड़ तने अनुपस्थित होते लेकिन पत्ते जैसी संरचनाएं पाई जाती है। तो क्या किसमें नहीं पाया जाता, बस ये ध्यान रखना है। तो थैलोफाइटा में जड़ तना पत्ता तीनों नहीं पाया जाता। ठीक, और ब्रायोफाइटा में जड़ तना नहीं पाया लेकिन पत्ता पाया जाता। ठीक, पत्ते की संरचना पाई जाती। इसके प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे पादप का उभयचर कहा। तो पादप का उभयचर किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को। पादप का उभयचर ब्रायोफाइटा को। ठीक, ये परिस्थितिकी अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है, तो ब्रायोफाइटा। ठीक, ध्यान रखेंगे आप। टेरिडोफाइटा, तो ये प्रथम सफल स्थलीय पादप कौन सा है, कौन है, तो टेरिडोफाइटा। और इसमें जड़ तने पत्ते उपस्थित होते हैं लेकिन फल फूल बीज अनुपस्थित होते हैं। टेरिडोफाइटा में जड़ तने पत्ते उपस्थित होते हैं, फल फूल बीज अनुपस्थित है। थैलोफाइटा में क्या देखे थे, इसमें जड़ तना पत्ते कुछ भी संरचना नहीं था। इसके बाद देखे तो ब्रायोफाइटा में क्या देखे थे कि जड़ तना नहीं था लेकिन पत्ते की संरचना थी। और इसमें क्या देख रहे हैं, टेरिडोफाइटा में जड़ तने पत्ते की संरचना पाई जाती है लेकिन फल फूल बीज अनुपस्थित होता है। ठीक, तो ऐसे करके पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो अगर भाई आपको लग रहा है कि ये रिवीजन कारगर हो सकता है सही, तो एक दिल या थम्स अप जरूर भेजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो इसी ऐसे ही ऊर्जा के साथ कल भी वीडियो लेके आने में खुशी होगी। ठीक, ये देखिए इसका उपयोग देखिए तो सजावटी के रूप में, चारा के रूप में और आयुर्वेदिक दवा के रूप में, तो इसका प्रयोग भी पूछा जा सकता है। तो किसका, तो टेरिडोफाइटा का प्रयोग किया जाता है सजावटी के प्रयोग के रूप में, चारा के रूप में और आयुर्वेदिक दवा के रूप में। ठीक, ध्यान रखेंगे आप। अब यहां देखिए जिम्नोस्पर्म, इसमें जड़ तने पत्ते तो उपस्थित होंगे ही, पुष्प और बीज भी पाए जाते लेकिन फल अनुपस्थित होता है। तो जिम्नोस्पर्म में फल अनुपस्थित होता है और फल अनुपस्थित होता है, इसे नग्न बीजी भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहते हैं। ठीक, और ये देखिए एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं इसलिए एग्जाम्पल भी लेके आए, टेंशन मत लीजिए, जो कारगर होगा आपके लिए जरूर स्लाइड के माध्यम से लाएंगे, ऐसा ना कि छोड़ देंगे। ठीक, तो देखिए एंजियोस्पर्म की बात करें तो सर्वाधिक विकसित पादप समूह जिनमें बीज फलों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, तो ये एंजियोस्पर्म की विशेषता है। एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा जा गया है। ठीक, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री क्योंकि एक बीज और इसमें दो बीज का होता है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए एक बीजपत्री की, तो अनाज में चावल गेहूं मक्का एक बीजपत्री है। इसमें फूल की 3 पंखुड़ी होती है और इसकी संरचना समानांतर होती है। ठीक,
और द्विबीजपत्री की एग्जाम्पल देखें तो चना, राजमा, मटर, दलहन की सामग्री है, इसके एग्जाम्पल होंगे। और आम, लीची, गुलाब। और जालीनुमा संरचना किसकी होती है? तो जालीनुमा किसकी? द्विबीजपत्री की होगी। और समांतर संरचना एक बीजपत्री की, ध्यान रखेंगे। और इसमें फूलों की पंखुड़ी देखें तो 4 या 5 होते हैं, और एक बीजपत्री में 3 होते हैं, ठीक। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं और भी। तो एक बीजपत्री के कुछ महत्वपूर्ण फूल पौधे, फूल होगा लिखा हुआ है यहाँ पे, कुल लिख दिया है, कूल, आई एम कूल ना भाई, कूल बनते हो ना, ये फूल है। ग्रेमिनी, ये देखिए ग्रेमिनी, ग्रेमिनी मतलब जय, गेहूं, मक्का, चावल, गन्ना, बाजरा, ज्वार, जौ, ये ग्रेमिनी के अंदर ये बटा, उसमें ही बटा हुआ है। तो ग्रेमिनी के अंदर जय, गेहूं, और देखिए जौ, जय, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, गन्ना, ज्वार, ये ग्रेमिनी के अंतर्गत, एक बीजपत्री के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक। और देखिए यहाँ प्याज, लहसुन, सतावत, ये भी एक बीजपत्री के अंतर्गत, लिली एससी के अंतर्गत आते हैं, ठीक। ये बटा हुआ है प्रकार में। जैसे केला म्यूजेसी में, म्यूजेसी के अंतर्गत आता है, ये भी एक बीजपत्री है। पालमी, पालमी में देखिए तो नारियल, खजूर और तार, ये सुपारी, ये भी देखें तो ये एक बीजपत्री के एग्जाम्पल है, ठीक। और द्विबीजपत्री के देखें तो एग्जाम्पल देखें, फूल और पौधे। अरे एक मिनट भाई, वो कूल नहीं, वो फूल नहीं, कूल ही था, सॉरी भैया, सॉरी इसके लिए, वो कूल ही था भाई, हमें भी कंफ्यूजन हो गया, ये कूल ही था। ग्रेमिनी कूल के, लिली एससी कूल के, न्यूजेसी कूल के, केला कूल, वंशज, वंशज, वंश, वंश जिसे कहेंगे। पालमी कुल के, हाँ भाई पालमी कुल के, तो ध्यान रखेंगे, पालमी कुल के भी पूछे तो ऐसे भी, पालमी कुल के एक बीजपत्री पूछे तो खजूर, नारियल, तार, सुपारी। और ग्रेमिनी कुल के पूछे वो या वंश पूछे तो जय, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, गेहूं, जौ, बाजरा, गन्ना। और लिली एससी वंश या कुल के पूछे तो प्याज, लहसुन, सतवार, एक बीजपत्री है, ठीक। ध्यान रखेंगे भाई, वो कुल ही था, सॉरी यार। और कुकर बीटेसी कुल के देखें, द्विबीजपत्री की एग्जाम्पल देखें तो परवल, परवल भाई, तरबूज, खरबूजा और कद्दू, ठीक। और रोजेसी कुल के द्विबीजपत्री की एग्जाम्पल देखें तो सेब, रसभरी, नाशपाती, गुलाब, ठीक। और यहाँ देखिए मिर्टेसी कुल के, मिर्टेसी कुल के द्विबीजपत्री की एग्जाम्पल देखें तो मेहंदी, अमरुद, यूकेलिप्टस और जामुन। यूकेलिप्टस पूछा गया, आप यूकेलिप्टस के बारे में बताएंगे कि ये इसको क्यों, मतलब ये दूसरे देश से इंडिया में मतलब लाया गया था, क्यों लाया गया था, और ये पौधे और ये इसके लगाने का क्या उद्देश्य था, आप ये जरूर बताइए, क्या लगाने का उद्देश्य था। और मैं ये बता दे रहा हूं, एक इसका एक फीचर बता रहा हूं कि ये यूकेलिप्टस के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता है, इसे मतलब बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पानी वो सोखता है। तो अगल बगल में वो दूसरे पौधे अगर पानी ज्यादा रहेगा तो एडजस्ट कर लेगा, वही अगर पानी कम हुआ तो ये अकेला सारा पानी यूज कर लेगा, दूसरे पौधे वहां सूख जाएंगे, लेकिन इसका वृद्धि के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो आप बताइए कि यूकेलिप्टस पौधे दूसरे देश से क्यों लाया गया था इंडिया में, उद्देश्य क्या थे इसके, ये बताएंगे आप, ठीक। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कल याद दिलाइएगा, अगर आप देख रहे हो तो कल आप कमेंट सेक्शन में हम जरूर चेक करेंगे और बताएंगे उसे, आप कमेंट सेक्शन में अगर बताए होंगे तो हम जरूर उसका उत्तर देंगे, ठीक। और ये देखिए अम्बेली फेरी कुल के द्विबीजपत्री की एग्जाम्पल देखे तो लौंग, जीरा, धनिया, गाजर, सौंफ। तो किस वंश के है ये भी पूछा जा सकता है, ये कि लौंग किस वंश के है, लौंग वंश, जीरा, धनिया, सौंफ, गाजर किस वंश के या किस कुल के पौधे हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये भी ध्यान रखेंगे इसके साथ।
और यहाँ देखें सोलेनेसी कुल के द्विबीजपत्री के एग्जाम्पल देखें तो आलू, बैगन, टमाटर, लाल मिर्च, धतूरा, तंबाकू, ठीक। और रूटेसी कुल के पौधे सब देखें तो नींबू, संतरा और मौसमी, ये सारे द्विबीजपत्री के एग्जाम्पल है, ठीक। और के कंपोजिटी कुल के एग्जाम्पल देखें, और ये द्विबीजपत्री के अंतर्गत देखिए तो गुलदाउद, सूरजमुखी, सलाद, जीनिया और गेंदा, ठीक। ये कंपोजिटी कुल के, ठीक। और कुशीफेरी कुल के देखिए फूलगोभी, मूली, सलजम और सरसों, ये सारे द्विबीजपत्री के एग्जाम्पल तो है, लेकिन किस कुल के है ये भी ध्यान रखेंगे आप। स्लाइड के माध्यम से सरसरी निगाह से देख लीजिए, शायद ही हमको लग रहा है कोई टीचर ये कुल के बारे में पढ़ाया होगा, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं, शायद ही कोई पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सोचेंगे नहीं पूछेगा, अगर पूछ दिया तो कहाँ जाएंगे। अब यार इसमें तो ये भी पढ़ना होता है ना, तो अगर पूछ दिया तो कहाँ जाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पे लाया गया है, मतलब यहाँ पे ये कुल के बारे में, तो आप घटना चक्र उल्टा के देखिएगा, कहीं ना कहीं जरूर क्वेश्चन पूछा गया हो इसके इसके इसलिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा स्लाइड में, ठीक। और ये देखिए मालवेसी कुल के में देखिए तो कपास, भिंडी और गुड़हल, ये इस कुल के द्विबीजपत्री की एग्जाम्पल है, ठीक। तो आज का अपना क्विक रिवीजन क्लास साइंस में बायोलॉजी का यहीं पे समाप्त हुआ, और आप लोग अपनी राय व्यक्त करें कि ये वीडियो कैसा लग रहा है। आपकी राय हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, और साथ में देखें तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। हम देख रहे हैं कि बहुत लोग हैं जो लगातार मतलब आके देखते हैं, तो ये नहीं कि आप लोग देखते हैं, मुझे विश्वास है कि आप लोग देख रहे हैं, प्लस में आप लोग लाइक भी करिए, क्योंकि व्यू इतना ज्यादा लाइक आप लोग नहीं करते हैं, बिना लाइक किए हुए निकल जाते हैं, और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि 20% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। तो भाई सब्सक्राइब करने में कोई आपको दिक्कत हो रही है क्या? आप कर ही सकते हो, ठीक। चलिए तैयारी दंदनादन कीजिए, अगर डेट बढ़े तो और खुश, और ना बढ़े फिर भी खुश, क्योंकि तैयारी तो है ही, ठीक। तो चलिए, धन्यवाद।